दोस्तों, आज दुनिया की अर्थव्यवस्था के पर्दे के पीछे एक ऐसा खेल चल रहा है जिसकी गूंज वॉशिंगटन से लेकर न्यूयॉर्क की वॉल स्ट्रीट तक सुनाई दे रही है। यह कोई अचानक हुआ बदलाव नहीं है, बल्कि सालों से धीरे धीरे तैयार की गई एक ऐसी रणनीति है जो अब खुलकर सामने आ रही है। जिस अमेरिकी डॉलर ने दशकों तक पूरी दुनिया के व्यापार और वित्तीय सिस्टम पर राज किया, आज उसी डॉलर की पकड़ ढीली पड़ती नजर आ रही है। और इस बदलाव की सबसे बड़ी वजह बनकर उभर रहा है एक नाम, भारत। अब तक हमें यही सिखाया गया कि अंतरराष्ट्रीय व्यापार का मतलब डॉलर में लेने देने है। तेल खरीदना हो, गैस लेनी हो, हथियारों का सौदा करना हो या फिर बड़ी बड़ी कंपनियों के बीच समझौते, हर जगह डॉलर ही राजा था। लेकिन दोस्तों, अब तस्वीर बदल रही है। दुनिया के कई देश ये समझ चुके हैं कि एक ही मुद्रा पर पूरी तरह निर्भर रहना कितना खतरनाक हो सकता है। प्रतिबंधों का डर, डॉलर की कीमतों में उतार चढ़ाव और अमेरिकी नीतियों की अनिश्चितता ने देशों को मजबूर कर दिया कि वे विकल्प तलाशें। इसी तलाश में पिछले कुछ सालों में एक नया ट्रेंड तेजी से उभरा है, स्थानीय मुद्राओं में व्यापार। अंतरराष्ट्रीय रिपोर्ट साफ इशारा कर रही हैं कि भले ही क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स में डॉलर का हिस्सा अभी भी बढ़ा है, लेकिन उसका दबदबा पहले जैसा नहीं रहा। 2025 तक आते आते यह बदलाव और साफ दिखाई देने लगा है। एशिया, अफ्रीका और यहां तक कि यूरोप के कुछ हिस्सों में भी देश अब डॉलर को साइडलाइन कर अपनी मुद्राओं में लेन देन की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। इस पूरे बदलाव के केंद्र में भारत खड़ा नजर आता है। भारत ने 2022 के बाद जिस तरह से स्थानीय मुद्रा में व्यापार को बढ़ावा देना शुरू किया, उसने पूरी दुनिया का ध्यान खींच लिया। शुरुआत में यह कदम कई लोगों को छोटा लगा, लेकिन आज इसके नतीजे इतने बड़े हो चुके हैं कि अमेरिका और पश्चिमी देशों की चिंता बढ़ गई है। भारत अब 30 से ज्यादा देशों के साथ पूरी तरह या आंशिक रूप से भारतीय रुपए में व्यापार कर रहा है। रूस, संयुक्त अरब अमीरात, मलेशिया, श्रीलंका, मॉरिशस, बांग्लादेश, मालदीव, ओमान और कई अफ्रीकी देश इस सूची में शामिल हैं। इतना ही नहीं दोस्तों, भारत केवल विकासशील देशों तक सीमित नहीं है। सिंगापुर, फ्रांस, ब्रिटेन जैसे विकसित देशों के साथ भी स्थानीय मुद्रा में व्यापार को लेकर समझौते आगे बढ़ रहे हैं। इसका सीधा मतलब है कि भारत अब वैश्विक व्यापार में सिर्फ एक उपभोक्ता नहीं, बल्कि नियम तय करने वाली ताकत बनता जा रहा है। जब व्यापार रुपए में होता है तो न डॉलर खरीदने की जरूरत पड़ती है, न ही बार बार मुद्रा बदलने की झंझट रहती है। इससे न केवल लागत कम होती है, बल्कि व्यापारियों को एक्सचेंज रेट के जोखिम से भी राहत मिलती है। इस पूरी व्यवस्था को मजबूत करने में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की भूमिका बेहद अहम रही है। आरबीआई ने अब तक 156 से ज्यादा स्पेशल रुपए वॉस्ट्रो अकाउंट्स को मंजूरी दी है। इन खातों के जरिए विदेशी बैंक भारतीय बैंकों में रुपए में अकाउंट खोल सकते हैं और सीधे व्यापार कर सकते हैं। इसका सबसे बड़ा फायदा यह हुआ है कि भारत के विदेशी मुद्रा भंडार पर दबाव कम हुआ है। दिसंबर 2025 तक भारत का विदेशी मुद्रा भंडार लगभग 687 बिलियन डॉलर के आसपास बना हुआ है, जो वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच एक बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है। दोस्तों, यहां एक और बेहद अहम बात समझना जरूरी है। भारत सिर्फ डॉलर पर निर्भरता कम नहीं कर रहा, बल्कि वो अपने रिजर्व को भी ज्यादा सुरक्षित बना रहा है। यही वजह है कि रिजर्व बैंक ने लगातार सोने की खरीद जारी रखी है। भारत का गोल्ड रिजर्व अब 880 टन से ज्यादा हो चुका है। सोना एक ऐसा एसेट है जो किसी भी देश की राजनीतिक या आर्थिक चालों से प्रभावित नहीं होता। जब डॉलर पर सवाल उठते हैं, तब सोना सबसे मजबूत विकल्प बनकर सामने आता है। अब सवाल उठता है कि आखिर रुपए में व्यापार से डॉलर को नुकसान कैसे हो रहा है। इसका जवाब बेहद सीधा है। जब दो देश आपस में अपनी अपनी या किसी एक स्थानीय मुद्रा में व्यापार करते हैं, तो उन्हें डॉलर खरीदने की जरूरत ही नहीं पड़ती। उदाहरण के तौर पर रूस को देखिए। रूस भारत को तेल सप्लाई करता है और बदले में रुपए लेता है। फिर वही रुपए रूस भारत से दवाइयां, मशीनरी और अन्य सामान खरीदने में इस्तेमाल करता है। पूरा लेन देन बिना डॉलर के पूरा हो जाता है। यही मॉडल संयुक्त अरब अमीरात जैसे देशों के साथ भी काम कर रहा है। यूएई भारत को तेल और दूसरी कमोडिटी देता है और बदले में रुपए लेकर भारत से खाद्य पदार्थ, इंजीनियरिंग गुड्स और सर्विसेज खरीदता है। अब यह सिस्टम सिर्फ तेल तक सीमित नहीं रहा। गैस, कोयला, उर्वरक और दूसरी जरूरी कमोडिटीज भी धीरे धीरे इसी दायरे में आ रही हैं। भारत का कच्चा तेल आयात अभी भी बड़े पैमाने पर डॉलर में होता है, लेकिन रूस जैसे देशों से एक बड़ा हिस्सा अब रुपए में सेटल हो रहा है। यह हिस्सा हर साल बढ़ता जा रहा है। यही वजह है कि वैश्विक स्तर पर डॉलर की मांग में गिरावट देखने को मिल रही है। 2025 में डॉलर इंडेक्स में करीब 10 से 11% की गिरावट दर्ज की गई,
जिसने साफ संकेत दे दिया कि यह सिर्फ एक अस्थायी झटका नहीं बल्कि एक बड़े बदलाव की शुरुआत है। इसी बीच भारत ने एक और ऐसा कदम उठाया जिसने वैश्विक वित्तीय सिस्टम को हिला दिया। हम बात कर रहे हैं यूपीआई की। जिस यूपीआई ने भारत के छोटे दुकानदार से लेकर बड़े मॉल तक भुगतान का तरीका बदल दिया, वही यूपीआई अब अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बना रही है। भूटान, नेपाल, सिंगापुर, श्रीलंका, मॉरिशस, फ्रांस, संयुक्त अरब अमीरात, मालदीव और ओमान जैसे देशों में यूपीआई पूरी तरह काम कर रहा है। पर कहानी यहीं खत्म नहीं होती दोस्तों। जल्द ही थाईलैंड, मलेशिया और दक्षिण पूर्व एशिया के कई अन्य देशों में भी यूपीआई का विस्तार होने वाला है। इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि छोटे लेन देन जैसे पर्यटकों के पेमेंट या प्रवासी भारतीयों की रेमिटेंस अब बेहद सस्ते और तेज हो गए हैं। जहां स्विफ्ट सिस्टम में फीस और समय दोनों ज्यादा लगता है, वहीं यूपीआई लगभग मुफ्त और तुरंत काम करता है। यही वजह है कि अब दुनिया भारत के डिजिटल पेमेंट मॉडल को ध्यान से देख रही है। ब्रिक्स देशों ने भी एक वैकल्पिक पेमेंट सिस्टम पर काम शुरू कर दिया है, जिसमें ब्लॉकचेन तकनीक और स्थानीय मुद्राओं का इस्तेमाल होगा। इस प्रस्तावित सिस्टम में भारत की भूमिका बेहद अहम मानी जा रही है, क्योंकि यूपीआई जैसा मजबूत डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फिलहाल किसी और देश के पास नहीं है। अगर यह सिस्टम पूरी तरह लागू हो जाता है तो ब्रिक्स देश और उनके साझेदार स्विफ्ट और डॉलर दोनों पर अपनी निर्भरता काफी हद तक कम कर सकेंगे। यहां तक पहुंचते पहुंचते साफ हो जाता है कि यह बदलाव केवल आर्थिक नहीं बल्कि रणनीतिक भी है। कई देश अब डॉलर आधारित प्रतिबंधों से बचने के लिए भारत के साथ इस नए रास्ते पर चलना चाहते हैं। यह वही वजह है जिसने भारत को आज वैश्विक वित्तीय सत्ता का देश का आपके साथ परेशानीवाल कर रहे हैं व्यवस्था में एक भरोसेमंद विकल्प बना दिया है। दोस्तों, अब कहानी उस मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां यह साफ दिखाई देने लगा है कि यह बदलाव केवल कुछ देशों के बीच लेन देन तक सीमित नहीं रहने वाला, बल्कि पूरी वैश्विक वित्तीय व्यवस्था की दिशा बदलने वाला है। जब बड़े अंतरराष्ट्रीय बैंक भी किसी मुद्रा को गंभीरता से लेने लगते हैं, तब समझ लेना चाहिए कि मामला प्रयोग का नहीं बल्कि भरोसे का बन चुका है। यही वजह है कि जेपी मॉर्गन, एचएसबीसी और दूसरे बड़े वैश्विक बैंक अब भारतीय रुपए में ट्रेड फाइनेंसिंग, सेटलमेंट और निवेश की सुविधाएं देना शुरू कर चुके हैं। ये वही बैंक हैं जिनका असर पूरी दुनिया के बाजारों पर पड़ता है। जब ये बैंक रुपए को स्वीकार कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सिस्टम में भारत की साख तेजी से बढ़ रही है। अब विदेशी कंपनियों के लिए भारत में रुपए में बॉन्ड जारी करना आसान होता जा रहा है। गल्फ देशों के सोवरन वेल्थ फंड भारतीय बॉन्ड मार्केट और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में सीधे रुपए में निवेश कर रहे हैं। इससे एक तरफ भारत में पूंजी प्रवाह बढ़ा है और दूसरी तरफ डॉलर पर निर्भरता कम होती जा रही है। यह बदलाव इसलिए भी अहम है क्योंकि अब निवेशक यह समझने लगे हैं कि भारत की अर्थव्यवस्था केवल स्थिर ही नहीं बल्कि तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है। इसी के साथ भारत ने एक और मजबूत रणनीति अपनाई है और वह है सोने को एक वैकल्पिक रिजर्व एसेट के रूप में बढ़ावा देना। दुनिया जब भू राजनीतिक तनावों से गुजर रही है, तब सोना सबसे सुरक्षित संपत्ति माना जाता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने न केवल सोने की मात्रा बढ़ाई है बल्कि यह भी सुनिश्चित किया है कि यह सोना सुरक्षित स्थानों पर रखा जाए ताकि किसी भी तरह का जोखिम कम से कम हो। इस कदम ने दूसरे देशों को भी प्रेरित किया है कि वे अपने विदेशी मुद्रा भंडार में सोने का हिस्सा बढ़ाएं। अब कई देशों के साथ यह भी चर्चा चल रही है कि भविष्य में कुछ कमोडिटी ट्रेड में सोने का उपयोग सेटलमेंट के तौर पर किया जा सकता है। यह विचार अभी शुरुआती चरण में है, लेकिन अगर यह लागू होता है तो यह डॉलर के लिए एक और बड़ी चुनौती साबित होगा, क्योंकि तब व्यापार केवल कागजी मुद्रा पर नहीं बल्कि वास्तविक संपत्ति पर आधारित होगा। दोस्तों, इस पूरी कहानी का सबसे रोमांचक हिस्सा है डिजिटल रुपया और सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी यानी सीबीडीसी। भारत इस क्षेत्र में भी चुपचाप लेकिन बेहद तेज से काम कर रहा है। संयुक्त अरब अमीरात और सिंगापुर जैसे देशों के साथ डिजिटल करेंसी की इंटरऑपरेबिलिटी पर पायलट प्रोजेक्ट चल रहे हैं। इसका मतलब यह है कि भविष्य में डिजिटल रुपया सीधे दूसरे देशों की डिजिटल करेंसी से जुड़कर लेन देन करेंसी से जुड़कर करेंगे सकेगा, बिना किसी मध्यस्थ सिस्टम के। अगर यह तकनीक पूरी तरह सफल हो जाती है तो यह स्विफ्ट सिस्टम के लिए सीधी चुनौती होगी, क्योंकि तब भुगतान न केवल तेज होंगे बल्कि सस्ते और ज्यादा सुरक्षित भी होंगे। यही वजह है कि पश्चिमी देशों की नजर इस पूरे डेवलपमेंट पर टिकी हुई है। उन्हें यह डर सता रहा है कि कहीं उनकी दशकों पुरानी वित्तीय पकड़ कमजोर न पड़ जाए। इसके साथ साथ भारत अपनी डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को भी दुनिया के सामने एक मॉडल के रूप में पेश कर रहा है। यूपीआई और आधार जैसे सिस्टम अब अफ्रीका और एशिया के कई देशों में अपनाए जा रहे हैं। भारत इन देशों को टेक्नोलॉजी, ट्रेनिंग और सपोर्ट दे रहा है।
इससे उन देशों के पेमेंट सिस्टम भारत से जुड़ रहे हैं और अप्रत्यक्ष रूप से रुपए की भूमिका भी मजबूत होती जा रही है। यह भारत की सॉफ्ट पावर का एक ऐसा पहलू है जिसे दुनिया अब गंभीरता से लेने लगी है। एक और बड़ा संकेत यह है कि कई सेंट्रल बैंक अब भारतीय सरकारी बॉन्ड को अपने रिजर्व में शामिल करने पर विचार कर रहे हैं। इसकी वजह साफ है, भारत की विकास दर मजबूत है, महंगाई नियंत्रण में है और राजनीतिक स्थिरता बनी हुई है। जब किसी देश के बॉन्ड को दूसरे देशों के रिजर्व में जगह मिलती है तो वह मुद्रा धीरे धीरे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भरोसेमंद बन जाती है। यही वो रास्ता है जिससे कोई भी मुद्रा रिजर्व करेंसी बनने की ओर बढ़ती है। इन सभी घटनाओं का संयुक्त असर यह हुआ है कि डॉलर की प्रभुत्व वाली स्थिति अब धीरे धीरे चुनौती के दायरे में आ रही है। यह कोई एक झटके में होने वाला बदलाव नहीं है, बल्कि एक लंबी प्रक्रिया है। लेकिन इस प्रक्रिया की दिशा अब साफ दिखाई देने लगी है। कई देश अब डॉलर आधारित प्रतिबंधों के जोखिम से बचने के लिए वैकल्पिक व्यवस्थाएं तैयार कर रहे हैं और भारत इस बदलाव में एक अग्रणी भूमिका निभा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट्स जैसी संस्थाओं की रिपोर्ट्स भी इस बात की पुष्टि करती हैं कि वैश्विक रिजर्व में डॉलर की हिस्सेदारी धीरे धीरे घट रही है, जबकि सोने और दूसरी मुद्राओं का हिस्सा बढ़ रहा है। यह वही डीडॉलराइजेशन की लहर है जिसकी चर्चा कुछ साल पहले केवल कागजों में होती थी और आज वह जमीन पर दिखाई देने लगी है। भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था की सफलता अब दूसरे देशों के लिए प्रेरणा बन चुकी है। कई राष्ट्र भारतीय मॉडल को अपनाने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, चाहे वह डिजिटल पेमेंट हो, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर हो या फिर सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी का प्रयोग। भारत हर मोर्चे पर एक नया रास्ता दिखा रहा है। यही वजह है कि वैश्विक आर्थिक शक्ति का संतुलन धीरे धीरे एक ही ध्रुव से निकलकर बहुध्रुवीय व्यवस्था की ओर बढ़ रहा है। दोस्तों, यह बदलाव केवल भारत के फायदे की कहानी नहीं है, यह उन सभी देशों के लिए उम्मीद की किरण है जो किसी एक ताकतवर मुद्रा के दबाव में आकर अपने फैसले लेने को मजबूर हो जाते थे। भारत एक ऐसा विकल्प पेश कर रहा है जहां व्यापार आपसी सम्मान और फायदे के आधार पर हो, न कि दबाव और प्रतिबंधों के डर से। यही नई विश्व व्यवस्था की असली पहचान है। आने वाले वर्षों में यह बदलाव और तेज होगा। स्थानीय मुद्राओं का इस्तेमाल बढ़ेगा, डिजिटल टेक्नोलॉजी व्यापार को और आसान बनाएगी और डॉलर का वर्चस्व धीरे धीरे संतुलित होगा। भारत का लक्ष्य साफ है, अपने व्यापार का बड़ा हिस्सा स्थानीय मुद्रा में करना और एक ऐसी वैश्विक व्यवस्था में योगदान देना जहां कोई एक देश या मुद्रा पूरी दुनिया पर हावी न हो। चलिए अब बात करते हैं दूसरे बड़ी खबर की। दोस्तों, दुनिया की राजनीति में कुछ संस्थाएं ऐसी होती हैं जिनका नाम सुनते ही ताकत, न्याय और संतुलन का एहसास होना चाहिए। लेकिन आज की सच्चाई यह है कि WTO और UN जैसी संस्थाएं अब केवल नाम की रह गई हैं। इनका इस्तेमाल अमेरिका और यूरोपियन यूनियन जैसे ताकतवर देश अपनी सुविधा के हिसाब से करते आए हैं। नियम किताबों में है, लेकिन जमीन पर खेल सिर्फ ताकत का है। कमजोर देशों के लिए कानून और ताकतवर देशों के लिए छूट, यही इस सिस्टम की असली पहचान बन चुकी है और इसी सिस्टम को चुनौती देने का साहस इस बार भारत ने कर दिखाया है। अमेरिका और ट्रंप प्रशासन को यह गलतफहमी थी कि भारत को WTO के नियमों में फंसाकर, टैरिफ की मार देकर और दबाव की राजनीति से झुकाया जा सकता है। उन्हें लगा था कि WTO जैसे मंच पर नीतियां बनेंगी, भारत को घेरा जाएगा और भारत चाहकर भी कुछ नहीं कर पाएगा। लेकिन शायद वे ये भूल गए थे कि अब भारत 1990 वाला भारत नहीं रहा। ये वही भारत है जो अपनी बात रखने से पहले नहीं बल्कि बाद में पूरी दुनिया को सोचने पर मजबूर कर देता है। जैसे ही भारत ने ऊन के मंच से बोलना शुरू किया, पूरा सभागार सन्न रह गया। भारत की आवाज में गुस्सा नहीं था बल्कि आत्मविश्वास था। शब्दों में शोर नहीं था बल्कि सच्चाई थी। भारत ने साफ कहा कि WTO अब निष्पक्ष संस्था नहीं रह गई है, यह कुछ चुनिंदा देशों के हाथ की कठपुतली बन चुकी है। यह वही संस्था है जो बड़े देशों की गलतियों पर आंख मूंद लेती है, लेकिन जैसे ही कोई उभरता हुआ देश अपने पैरों पर खड़ा होने लगता है, उसके खिलाफ नियमों की दीवार खड़ी कर दी जाती है। भारत ने सीधे शब्दों में कहा कि जैसे ही कोई देश तेजी से विकास करने लगता है, उसके खिलाफ टैरिफ, प्रतिबंध और दबाव की राजनीति शुरू हो जाती है। पिछले कुछ सालों में भारत की आर्थिक ग्रोथ कई देशों की आंखों में चुभने लगी है। अमेरिका ने इस खेल की शुरुआत की और अब उसी राह पर मैक्सिको और यूरोपियन यूनियन भी चलते नजर आ रहे हैं। भारत ने यह बात बिना किसी देश का नाम लिए कही, लेकिन हर किसी को समझ आ गया कि इशारा किस तरफ है। जब भारत ने WTO छोड़ने की संभावना का जिक्र किया, तब पूरा उन हॉल जैसे ठहर सा गया। यह कोई मामूली बयान नहीं था, यह एक ऐसा संकेत था जिसने पूरी वैश्विक ट्रेड व्यवस्था को हिलाकर रख दिया। अमेरिका और यूरोपियन यूनियन को लगा जैसे भारत ने कोई बहुत बड़ा अपराध कर दिया हो, लेकिन असल में भारत ने वही
कहा जो कई देश सालों से सोच रहे थे लेकिन बोलने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे थे, इसके बाद जो हुआ उसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। एक के बाद एक देश भारत के समर्थन में खड़े होने लगे। पहले कुछ देश बोले, फिर आवाज बढ़ती चली गई और देखते ही देखते करीब 70 से ज्यादा देशों ने भारत के रुख का समर्थन कर दिया। ये वही देश थे जो अब तक WTO के सिस्टम से परेशान थे, लेकिन अकेले होने के डर से चुप थे। भारत की एक दहाड़ ने उन्हें बोलने की ताकत दे दी। भारत ने उनके मन से यह भी साफ किया कि WTO का इस्तेमाल अब राजनीतिक हथियार की तरह किया जा रहा है। अमेरिका अगर नियम तोड़े तो कोई कार्रवाई नहीं होती, लेकिन भारत या चीन जैसे देश अगर आगे बढ़े तो उन्हें रोकने के लिए नए नियम गढ़ लिए जाते हैं। यह न्याय नहीं बल्कि साजिश है और भारत अब ऐसी साजिशों का हिस्सा नहीं बनेगा। इस पूरे घटनाक्रम में मेक्सिको का नाम आते ही कई लोग चौंक गए। बहुत से लोग मेक्सिको को बड़ा खिलाड़ी नहीं मानते थे, लेकिन भारत ने आंकड़ों के साथ बताया कि आज नॉर्थ अमेरिका की सप्लाई चेन की रीढ़ मेक्सिको बन चुका है। अमेरिका की आधी से ज्यादा इंडस्ट्री किसी ना किसी रूप में मेक्सिको पर निर्भर है और भारत का एक बड़ा एक्सपोर्ट भी मेक्सिको के रास्ते अमेरिका तक पहुंचता है। भारत ने जब यह बताया कि ऑटो पार्ट्स, फार्मा, केमिकल्स और इंजीनियरिंग गुड्स का बड़ा हिस्सा भारत से होकर अमेरिका की इंडस्ट्री तक जाता है, तब कई देशों की आंखें खुली। यह रिश्ता एक तरफा नहीं है। अगर भारत को नुकसान होगा तो उसका असर सीधे अमेरिका और यूरोप की फैक्ट्रियों पर पड़ेगा, लेकिन अमेरिका को यह गलतफहमी थी कि दबाव सिर्फ भारत पर पड़ेगा। जैसे जैसे भारत अपनी बात रखता गया, समर्थन का दायरा बढ़ता गया। रूस सबसे पहले भारत के साथ खुलकर खड़ा हुआ, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया, जापान, चीन, ईरान, तुर्की, कजाकिस्तान जैसे देश सामने आए। यहां तक कि फ्रांस, इटली और इंग्लैंड जैसे यूरोपियन देश भी भारत के पक्ष में बोलने लगे। मिडिल ईस्ट और साउथ ईस्ट एशिया के देशों ने भी भारत के समर्थन में आवाज बुलंद की। उनका माहौल बदल चुका था। ऐसा लग रहा था मानो भारत की हवा चल पड़ी हो। अगर भारत नहीं तो WTO नहीं जैसे नारे अन्न के गलियारों में गूंजने लगे। यह वही WTO था जिसे कभी अमेरिका की बपौती समझा जाता था और आज वही संस्था अपने अस्तित्व पर सवालों से घिर चुकी थी। इस सबके बीच ट्रंप और उनके सहयोगी बुरी तरह बौखला चुके थे। उन्हें लगा था कि भारत WTO से बाहर होगा तो उसे और घेरना आसान हो जाएगा, लेकिन यहां तो उल्टा खेल हो गया। भारत अकेला नहीं था, उसके पीछे 70 से ज्यादा देशों की ताकत खड़ी हो चुकी थी और यही वो मोड़ था जहां से कहानी ने पूरी तरह करवट ले ली। लेकिन असली भूचाल तो तब आया जब भारत ने अगला बयान दिया। भारत ने सिर्फ WTO छोड़ने की बात नहीं की, बल्कि एक नए वैश्विक ट्रेड सिस्टम का इशारा कर दिया। ऐसा सिस्टम जहां अमेरिका और यूरोपियन यूनियन का दबदबा नहीं होगा, ऐसा सिस्टम जहां डॉलर की मजबूरी नहीं होगी। और जैसे ही भारत ने यह संकेत दिया, दुनिया की राजनीति में हड़कंप मच गया। जैसे ही उन और WTO के गलियारों में अगर भारत नहीं तो WTO नहीं की आवाज गूंजने लगी, उसी पल यह साफ हो गया था कि अब मामला सिर्फ व्यापार का नहीं रहा। यह लड़ाई सत्ता की थी, नियंत्रण की थी और उस पुराने सिस्टम को बचाने की थी जो दशकों से अमेरिका और यूरोपियन यूनियन के इशारों पर चल रहा था। ट्रंप को शायद अंदाजा नहीं था कि भारत का एक बयान पूरी वैश्विक ट्रेड व्यवस्था की नींव हिला देगा। ट्रंप को लगा था कि भारत WTO छोड़ने की बात करेगा तो बाकी देश डर जाएंगे। उन्हें लगा था कि भारत अकेला पड़ जाएगा, लेकिन हुआ इसका ठीक उल्टा। भारत जैसे ही बोला वैसे ही दबे हुए देशों की आवाज फूट पड़ी। ये वही देश थे जो सालों से टैरिफ, प्रतिबंध और डॉलर की राजनीति से परेशान थे। भारत ने उन्हें वह मंच दे दिया जिसकी उन्हें बरसों से तलाश थी। भारत ने साफ शब्दों में कहा कि WTO अब व्यापार का मंच नहीं रहा, बल्कि आर्थिक हथियार बन चुका है। यह संस्था तय करती है कि कौन आगे बढ़ेगा और कौन रुकेगा, और यह फैसला नियमों से नहीं, ताकत से होता है। भारत ने यह भी कहा कि अगर किसी मंच का इस्तेमाल किसी देश की अर्थव्यवस्था को दबाने के लिए किया जाएगा तो भारत ऐसे मंच से बाहर निकलने में एक सेकंड भी नहीं सोचेगा। इसके बाद भारत ने वो बात कही जिसने ट्रंप की नींद उड़ा दी। भारत ने संकेत दिया कि अब वक्त आ चुका है एक नए वैश्विक ट्रेड संगठन का। ऐसा संगठन जहां अमेरिका और यूरोपियन यूनियन की मनमानी नहीं चलेगी, ऐसा संगठन जहां छोटे और उभरते देशों को बराबरी का अधिकार मिलेगा, और सबसे बड़ी बात ऐसा संगठन जहां डॉलर की मजबूरी खत्म होगी। यह बयान किसी धमकी से कम नहीं था, क्योंकि डॉलर ही वो हथियार है जिसके दम पर अमेरिका पूरी दुनिया को कंट्रोल करता आया है। भारत ने साफ कहा कि डॉलर अब व्यापार का साधन नहीं बल्कि दबाव का औजार बन चुका है, और इसी वजह से ब्रिक्स की नई करेंसी पर चर्चा जरूरी हो गई है। भारत ने उनमें यह भी कहा कि आने वाला समय मल
टी करेंसी वर्ल्ड का होगा, न कि सिर्फ डॉलर का। जैसे ही ब्रिक्स करेंसी का जिक्र हुआ, पूरा माहौल बदल गया। रूस, चीन और ईरान जैसे देशों ने खुलकर भारत का समर्थन किया। इन देशों के लिए यह सिर्फ भारत का मुद्दा नहीं था, बल्कि उनकी अपनी आजादी का सवाल था। डॉलर से बाहर निकलना मतलब अमेरिकी दबदबे से बाहर निकलना, और यही बात ट्रंप को सबसे ज्यादा डराने लगी। इधर अमेरिका और यूरोपियन यूनियन को समझ आने लगा कि मामला हाथ से निकल चुका है। डब्ल्यूटीओ के भीतर ही डब्ल्यूटीओ के खिलाफ आवाज उठ चुकी थी। अध्यक्ष और कई वरिष्ठ अधिकारी भारत की बातों को नजरअंदाज नहीं कर पा रहे थे। एग्रीमेंट्स की समीक्षा शुरू हो गई। नियमों के सरकार को 12 के बारे हैं और किस बात सुभीन के बाद जो के बातें पर सवाल उठने लगे। और यही वो क्षण था जब डब्ल्यूटीओ का भविष्य पहली बार सच में खतरे में दिखने लगा। मैक्सिको की भूमिका भी इस पूरे खेल में उजागर हो चुकी थी। मैक्सिको सरकार अमेरिका को खुश करने के लिए भारत के खिलाफ खड़ी हुई थी, लेकिन मैक्सिको के अपने उद्योग जगत ने सरकार को चेतावनी दे दी थी। वहां के कारोबारी संगठनों ने साफ कहा कि अगर एशिया से सस्ता और भरोसेमंद कच्चा माल बंद हुआ तो सबसे पहले मैक्सिको की फैक्ट्रियां ठप होंगी, उत्पादन महंगा होगा और मार सीधे आम जनता पर पड़ेगी। भारत ने यह भी साफ किया कि 2014 से अब तक भारत मैक्सिको अमेरिका ट्रेड अरबों डॉलर का हो चुका है। ऑटो पार्ट्स, फार्मा, इट सर्विसेज और इंजीनियरिंग गुड्स में भारत की हिस्सेदारी बेहद अहम है। अमेरिका की ऑटो इंडस्ट्री में इस्तेमाल होने वाले कई जरूरी पार्ट्स भारत से जाते हैं। यानी अगर भारत पर चोट की गई तो उसकी गूंज डेट्रॉइट से लेकर यूरोप तक सुनाई देगी। लेकिन ट्रंप की राजनीति आंकड़ों से नहीं, अहंकार से चल रही थी। उन्हें लगा था कि 50% टैरिफ लगाकर भारत को घुटनों पर लाया जा सकता है। उन्हें लगा था कि डब्ल्यूटीओ के जरिए भारत पर बैन लगवाया जा सकता है। लेकिन भारत ने उसके पास देरा से पहले है न कि पूरी रणनीति को दुनिया के सामने नंगा कर दिया। भारत ने कहा कि यह सिर्फ व्यापार नहीं, बल्कि रूस से मिलने वाले क्रूड ऑयल को रोकने की भी साजिश है। भारत ने बिना नाम लिए कहा कि कुछ देश नहीं चाहते कि भारत सस्ती ऊर्जा पाए, मजबूत बने और आत्मनिर्भर हो। लेकिन भारत ने साफ कर दिया कि अब वह किसी की इजाजत से आगे नहीं बढ़ेगा। अगर जरूरत पड़ी तो भारत डब्ल्यूटीओ से बाहर निकलकर नए रास्ते बनाएगा, और इस रास्ते पर वह अकेला नहीं होगा। 72 देशों का समर्थन इस बात का सबूत बन गया कि दुनिया बदलाव चाहती है। यह समर्थन सिर्फ कागजों तक सीमित नहीं था। कई देशों ने भारत के साथ मिलकर नए ट्रेड ब्लॉक पर काम शुरू करने के संकेत दे दिए। ऐसा ब्लॉक जहां व्यापार स्थानीय मुद्राओं में होगा, जहां नियम सबके लिए बराबर होंगे और जहां किसी एक देश की तानाशाही नहीं चलेगी। ट्रंप के लिए यह सबसे बड़ा झटका था। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि भारत उनके खिलाफ पूरी दुनिया को खड़ा कर देगा। अमेरिका के मीडिया में सवाल उठने लगे, यूरोपियन यूनियन में चिंता बढ़ने लगी और डब्ल्यूटीओ के भीतर असमंजस की स्थिति बन गई। पहली बार ऐसा लग रहा था कि यह संस्था टूट भी सकती है। और यहीं पर भारत ने आखिरी बात कही। भारत ने कहा कि वह टकराव नहीं चाहता, लेकिन गुलामी भी मंजूर नहीं। भारत सहयोग में विश्वास करता है, लेकिन दबाव में नहीं। अगर सिस्टम बदलेगा तो भारत उसके साथ रहेगा। अगर सिस्टम वही पुरानी साजिशों पर चलेगा तो भारत नया सिस्टम बनाएगा। भारत ने साफ कर दिया कि वह विकास की रफ्तार को रोकने वाली किसी भी संस्था का हिस्सा नहीं बनेगा। अगर कोई संगठन निष्पक्ष है, बराबरी का व्यवहार करता है, तो भारत उसके साथ खड़ा रहेगा। लेकिन अगर वही संगठन चंद देशों की कठपुतली बन जाए तो भारत उसे छोड़ने से भी पीछे नहीं हटेगा। यही आत्मविश्वास भारत को बाकी देशों से अलग करता है। यही वजह है कि 72 से झालमाते हैं कि पहले संगठन के नई तातों को, बातों को, आपितों को यादादेश भारत के साथ खड़े नजर आए, क्योंकि उन्हें भी इसी दबाव, इसी दोहरे मापदंड और इसी अन्याय का सामना करना पड़ रहा था। यह संघर्ष सिर्फ डब्ल्यूटीओ बनाम भारत नहीं है। यह संघर्ष पुराने और नए विश्व व्यवस्था के बीच है। एक तरफ वह दुनिया है जो डॉलर, टैरिफ और प्रतिबंधों से डराकर राज करना चाहती है। दूसरी तरफ वह दुनिया है जो समानता, सहयोग और आपसी सम्मान पर आधारित व्यापार चाहती है। भारत आज उस दूसरी दुनिया की आवाज बन चुका है। ब्रिक्स करेंसी की चर्चा, स्थानीय मुद्राओं में व्यापार और नए ट्रेड ब्लॉक की बात इस बात का संकेत है कि अब देश विकल्प तलाश रहे हैं, और वह विकल्प भारत के नेतृत्व में उभर रहा है। ट्रंप और उनके सहयोगियों के लिए यह सिर्फ राजनीतिक झटका नहीं है, बल्कि यह सत्ता के संतुलन में आया बड़ा बदलाव है। जिस डब्ल्यूटीओ को कभी अमेरिका की ढाल समझा जाता था, आज वही संस्था सवालों के घेरे में है। और इसका कारण भारत की वो स्पष्ट और बेबाक सोच है जिसने पूरी दुनिया को आईना दिखा दिया। भारत ने यह साबित कर दिया कि बिना हथियार उठाए भी वैश्विक राजनीति को बदला जा सकता है। बस आत्मविश्वास और सच की जरूरत होती है।
अंत में यह कहना गलत नहीं होगा कि भारत अब केवल वैश्विक नियमों का पालन करने वाला देश नहीं रहा, बल्कि वह उन नियमों को बदलने की क्षमता भी रखता है। यह कहानी सिर्फ आज की नहीं है, बल्कि आने वाले दशकों की दिशा तय करने वाली कहानी है। अब यह दुनिया को तय करना है कि वह पुराने टूटते हुए सिस्टम के साथ खड़ी होगी या उस नए रास्ते पर चलेगी जहां बराबरी, सम्मान और स्वतंत्रता सबसे ऊपर हो। और अगर संकेतों को सही से पढ़ा जाए तो साफ दिखता है दुनिया धीरे धीरे भारत के दिखाए रास्ते की ओर बढ़